दोस्तों, गाजा में हमला और क्षेत्र में बढ़ते इजरायली आक्रामकता के बीच हिजबुल्लाह के महासचिव ने सऊदी अरब को सीधा दोस्ती का पैगाम भेजा है। बोले, असली दुश्मन इजरायल है, अब वक्त है नई शुरुआत का। आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला, और अगली खबर में आपको बताएंगे ये सोचना नादानी है कि इजरायल जल्दी हमास को ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, ये बात मैं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपी है। इनके अलावा इजरायल के खिलाफ अब बड़े बड़े अखबारों में बहिष्कार की उठी आवाज़। सब कुछ आपको बताएंगे। और साथ में सीरिया के राष्ट्रपति ने अमेरिका समर्थित एसडीएफ को चेतावनी दी है कि अगर इतने दिन के अंदर बात नहीं मानी तो तुर्की तुम पर हमला करेगा। और साथ में आपको बताएंगे ट्रंप ने H1B वीज़ा को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। भारतीयों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लेबनान के हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने शुक्रवार को अचानक सऊदी अरब को एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सऊदी अरब हमारे साथ नई शुरुआत करे। उन्होंने साफ किया कि हिजबुल्लाह के हथियार सऊदी अरब के खिलाफ नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इजरायल के लिए है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरे क्षेत्र में हालात बहुत तनाव भरे हैं। याद रहे, 9 सितंबर को इजरायल ने कतर पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में हमास की सियासी लीडरशिप का हेडक्वार्टर निशाना बना और 6 लोग मारे गए। कतर सऊदी अरब का पड़ोसी है और यह हमला पूरे अरब जगत में गुस्से की लहर ले आया। अब सबकी निगाहें इस पर है कि सऊदी अरब इस पेशकश पर कैसी प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानता है। असल में सऊदी अरब और हिजबुल्लाह की तनातनी पुरानी है। ये टकराव सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं, बल्कि ईरान और सऊदी अरब की उस बड़ी जंग का हिस्सा है जो यमन, सीरिया और दूसरे देशों तक फैली हुई है। ईरान हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सपोर्टर है और सऊदी अरब हमेशा से ईरान को अपना बड़ा दुश्मन मानता रहा है। मार्च 2023 में चीन की मदद से सऊदी अरब और ईरान ने आपसी रिश्ते बहाल करने का ऐलान किया था, लेकिन द न्यू अरब के मुताबिक आज भी हालात ठंडे बने हुए हैं। दरअसल अपनी स्पीच में नईम कासिम ने कहा, मैं सऊदी अरब से अपील करता हूं कि वो मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस के साथ एक नई शुरुआत करें। बातचीत इसी नींव पर होनी चाहिए कि असली दुश्मन इजरायल है, ना कि रेजिस्टेंस। उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह पर दबाव डालना सीधा इजरायल की मदद करना है। अगर रेजिस्टेंस जैसे ग्रुप हार गए तो इसके बाद इजरायल एक एक कर दूसरे अरब और मुस्लिम मुल्कों को निशाना बनाएगा। दोस्तों, इसी हफ्ते सऊदी अरब और परमाणु ताकत पाकिस्तान ने एक अहम डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इस समझौते के मुताबिक अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो उसे दोनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। ये समझौता सीधे सीधे इजरायल के कतर पर हमले के बाद हुआ है। दरअसल सऊदी अरब और लेबनान के रिश्ते 2021 में बुरी तरह बिगड़ गए थे। उस समय सऊदी ने बेरूत से अपना राजदूत बुला लिया और लेबनान के सामान पर पाबंदी लगा दी। वजह ये बताई गई कि वहां से ड्रग्स की तस्करी हो रही है। राजदूत तो लौट आए, लेकिन लेबनानी प्रोडक्ट पर बैन अब तक जारी है। पहले हालात बहुत सख्त थे। सऊदी मीडिया और अफसर हिजबुल्लाह को आतंकी और ड्रग्स फैलाने वाला कहते थे, तो हिजबुल्लाह भी सऊदी अरब पर हमला बोलता था कि वो दुनिया में चरमपंथ फैलाता है। दरअसल 2016 में खाड़ी देशों के संगठन GCC ने हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन करार दिया था, क्योंकि वो सीरिया में असद की फौज के साथ और यमन में ईरान समर्थित हौथियों के साथ खड़ा था। लेकिन अब हिजबुल्लाह पुरानी दुश्मनी भूलकर सऊदी से दोस्ती की बात कर रहा है। सवाल यही है कि क्या सच में दोनों के बीच फिर से रिश्ते बेहतर हो पाएंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दुनिया भर के अखबारों और वेबसाइट्स ने इजरायल की गाजा में चल रही फौजी कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कई जगहों पर यह बात उठ रही है कि इजरायल अपने मकसद पूरे कर भी पाएगा या नहीं। साथ ही अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग इजरायल का बहिष्कार करने की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि गाजा में जिस तरह का नरसंहार हो रहा है उसकी कड़ी आलोचना हो रही है। अल जजीरा के मुताबिक इजरायल के सैन्य विश्लेषक ही मान रहे हैं कि गाजा में चल रही इस कार्रवाई से हमास को पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ इजरायली सैन्य अधिकारियों के हवाले से लिखा कि ये सोचना बेवकूफ़ी होगी कि इजरायल हमास को जल्दी मिटा देगा। उनका कहना है कि हमास अब भी गाजा के अंदर एक मजबूत ताकत है और उसे दबाने में कई साल लग सकते हैं। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें कहा गया कि इजरायली हमलों में मारे जाने वालों की बड़ी संख्या आम नागरिकों की है।
जबकि इस्राइल का दावा है कि वो हमास के लड़ाकों को निशाना बना रहा है। रिपोर्ट में साफ हुआ कि हमास अब सीधे भिरंत से हटकर बारूदी सुरंगें जैसी असामान्य तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि इस्राइल की ये लंबी रणनीति है कि गाजा के लोगों को इतना परेशान कर दिया जाए कि वो पलायन करने लगे। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इस्राइल के खिलाफ बहिष्कार की आवाज़ अब खेल, कला और शिक्षा के क्षेत्र तक पहुंच गई है। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर एक विशाल स्क्रीन पर विज्ञापन लगाया गया है जिसमें इस्राइल पर गाजा में नरसंहार करने का इल्ज़ाम लगाकर उसका बहिष्कार करने की अपील की गई। गेम ओवर इस्राइल नाम की इस मुहिम के आयोजकों ने कहा कि खेल सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा जुड़ने वाला मंच है। जैसे फुटबॉल पूरी दुनिया को जोड़ता है, वैसे ही इसके ज़रिए इस्राइल का बहिष्कार और तेज़ होगा। उन्होंने कहा कि जैसे साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड यानी नस्ल भेद शासन के खिलाफ खेल और सांस्कृतिक बहिष्कार ने बड़ा असर दिखाया और अंत में वहाँ की जनता को आज़ादी मिली, वैसे ही इस्राइल को भी दुनिया से अलग थलग करना ज़रूरी है। इस्राएली अखबार इस्राएल हयोम के मुताबिक इटली ने अगले महीने होने वाले टूरिज्म मेले से इस्राइल को बाहर कर दिया है। इटली के शहर रिमिनी के मेयर ने कहा कि ऐसे देश को पर्यटन मेले में शामिल करना गलत है जो इंसानों की हत्या कर रहा है। ये नैतिक तौर पर ठीक नहीं है। यही नहीं, इस्राएली अखबार हारेतज़ में छपी रोवान सुलेमान की रिपोर्ट बताती है कि गाजा की औरतें इस जंग में सबसे ज़्यादा मुसीबतें झेल रही है। उनके पास ना तो सुरक्षा है, ना निजता, ना बुनियादी सुविधाएं। कई औरतों को जबरन घर छोड़ना पड़ा है। गर्भपात और बच्चों की मौतें बढ़ गई है। खाने पीने की भारी कमी है। साफ पानी नहीं मिल रहा और इलाज के साधन भी नहीं है। इसका सबसे बुरा असर गर्भवती औरतों और छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कुर्द नेतृत्व वाली एसडीएफ यानी अमेरिकी समर्थित सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज अगले दिसंबर तक सीरियाई सेना में शामिल नहीं होती तो तुर्की हमला कर सकता है। ये खबर तुर्की के अखबार मिलियत ने शुक्रवार को दी। शरा ने कहा कि एसडीएफ की विकेंद्रीकरण यानी अपना शासन वाला क्षेत्र और अलगाववादी मांगे गलत है। उनका कहना है कि सीरिया पहले ही लगभग 90% विकेंद्रीकृत है, इसलिए ये सिर्फ अलगाववादी कोशिश है। उन्होंने एसडीएफ कमांडर मजलूम अब्दी से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा, अगर आप कुर्दों के अधिकार मांगने आए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं। कुर्द हमारे देश के बराबर नागरिक है और मैं उनके अधिकारों को आपसे ज़्यादा मानता हूँ। शरा ने बताया कि 10 मार्च के समझौते के तहत एसडीएफ को सीरियाई सरकार में शामिल करने का रास्ता बनाया गया था। इस समझौते को अमेरिका और तुर्की दोनों ने समर्थन दिया, लेकिन कुछ एसडीएफ समूह ने इसे रोक दिया और लागू होने में देरी की। उन्होंने कहा कि तुर्की ने दिसंबर 2024 में एसडीएफ पर हमला नहीं किया ताकि शांति की बातचीत का मौका बना रहे, लेकिन शरा ने चेतावनी दी कि अगर अगले दिसंबर तक एकीकरण नहीं हुआ तो तुर्की को मजबूरन सैन्य कार्रवाई करनी पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका अब H-1B वीज़ा के लिए हर साल $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए। नए चार्ज 21 सितंबर से लागू होंगे। दोस्तों, H-1B वीज़ा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे। ये 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता था। अब अमेरिका में H-1B वीज़ा के लिए 6 साल में 5 करोड़ 28 लाख लगेंगे, यानी खर्च 50 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका के इस फैसले पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि इस कदम का मानवीय असर भी पड़ेगा क्योंकि कई परिवार प्रभावित होंगे। सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इन समस्याओं का हल निकालेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों की इंडस्ट्री इनोवेशन और क्रिएटिविटी पर निर्भर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत से ही आगे का रास्ता निकलेगा। दोस्तों, ट्रंप ने H-1B में बदलाव के अलावा 3 नए तरह के वीज़ा कार्ड भी लॉन्च किए हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड, ट्रंप प्लूटेनियम कार्ड, कॉरपोरेट गोल्ड कार्ड जैसी सुविधाएं भी शुरू की गई है। ट्रंप गोल्ड कार्ड 8.8 करोड़ कीमत व्यक्ति को अमेरिका में अनलिमिटेड रेसिडेंसी यानी हमेशा रहने का अधिकार देगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।